हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस फास्ट ट्रैक 250 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट 25 सेशंस भी, सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएं आउट ऑफ योर टोटल 100 मार्क्स इन द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं अंडर द राइट गाइडेंस, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दीज रिस्पेक्टिव कोर्सेज विच आर सुपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज एज वेल एज लाइव क्रैश कोर्स। अब इन कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। Till then, we just continue our session for the today's session first of all with the help of a MCQ guys। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम लोगों को MCQ देखने के लिए मिल रहा है, इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मई 2024 के अंदर जो था वो फ्रेम किया गया था बाय द IIBF गाइज। अब देखिए जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल में जो क्वेश्चन है वो जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ में कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग जो है वो अपने एटलीस्ट 50 मार्क्स इंश्योर कर पाए इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द टेक्स्ट प्लानिंग भी। तो सबसे पहली अगर इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग डिस्कस करें दैट इज डायरेक्ट टैक्स भी। अब देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है वो इंपोज किया जाता है डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर, और इसका जो बर्डन है दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन द अनदर एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल राम नाम का एक इंडिविजुअल है। अब ये जो राम नाम का इंडिविजुअल है, इस राम नाम के इंडिविजुअल के द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है, अब इनकम अर्न कर रहा है राम, और ये बोल रहा है कि श्याम जो है मेरे बिहाफ पे, मेरे इस इनकम के बिहाफ पे जो है टैक्स पे कर देगा। तो ऐसा फिजिबल है नहीं भी। वाई? बिकॉज इनकम बिकम्स द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो इंडिविजुअल इनकम अर्न करता है वही इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट जो टैक्स है उसको पे करता है। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स, अब अगर एक कॉर्पोरेट एंटिटी के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है उस प्रॉफिट के अगेंस्ट जो टैक्स पे करेंगे उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कॉर्पोरेट टैक्स बोल देंगे गाइज। So these are the example of direct tax. After that next one is the indirect tax. अब देखिए indirect tax के केस में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि it is not levied on the income or profit but on the goods और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द टैक्स पेयर। मतलब जो टैक्स पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को जो पे करेगा, उस इंडिविजुअल टैक्स पेयर ने जो गुड्स और सर्विसेज यूज की, जो रेंडर की, उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा अभी। अब यहाँ पे जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दैट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर भी। अब पहले जो सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करते थे, इनको हम लोग जो था वो बेस्ट एग्जाम्पल मानते थे फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स। हालांकि जब हम लोगों ने देखा कि 2017 के अंदर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो हम लोगों को जीएसटी के द्वारा देखने के लिए मिला कि भाई सभी तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मोस्टली ऑल तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिप्लेस कर दिया गया अभी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है मोबाइल फ़ोन एक परचेज करते हैं 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 रुपये का आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन लिया, इस पे मान लेते हैं 1,000 रुपये आप लोगों को जीएसटी जो है वो पे करना पड़ा। टोटल आप लोगों ने 11,000 रुपये पे किए इस मोबाइल फ़ोन के लिए। अब जो मोबाइल फ़ोन था उसका मैन्युफैक्चरर कोई और था, डिस्ट्रीब्यूटर कोई और था, रिटेलर कोई और था, और आप तो फाइनल कंज्यूमर थे। तो यहाँ पे टैक्स का बर्डन शिफ्ट होते होते वो कहाँ पे पहुँच गया? फाइनल कंज्यूमर तक पहुँच गया गाइज। सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स भी। आफ्टर दैट अब नेक्स्ट टर्म को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। अब देखिए इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? ये एक फॉर्म है विच एसेसेस द फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर इनकम एंड द टैक्स देयर ऑन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा जो इनकम अर्न की गई है उस इनकम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को जो है वो फाइल किया जाता है इन दिस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, और फिर इस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के थ्रू कितना टैक्स जो है एक इंडिविजुअल को देना है उसको हम लोग जो है वो असेस कर पाते हैं। कितना टैक्स देना है किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म इज फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए भाई फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? इट इज द ईयर जिस ईयर के अंदर जो इंडिविजुअल है उसके द्वारा इनकम अर्न की जा रही है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक अगर एक इंडिविजुअल ने कोई इनकम अर्न की है तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर विल बी 2021-2022 गाइस। ठीक है।
आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर वो साल होता है, वो ईयर होता है विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर गाइज। अब असेसमेंट ईयर के अंदर हम लोग उस इनकम को जो है वो असेस करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, जो कि इनकम अर्न की गई है इन द फाइनेंशियल ईयर गाइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहीं पे इस फाइनेंशियल ईयर वाले एग्जाम्पल को ही कंसिडर करें तो फाइनेंशियल ईयर हो गया 2021-22। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2022-23 हमारा जो है वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में भी। अब देखिए प्रीवियस ईयर की अगर हम लोग बात करें तो टैक्स की लैंग्वेज के अंदर फाइनेंशियल ईयर को ही हम लोग जो है क्या बोल देंगे, प्रीवियस ईयर बोल देंगे। बट एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग जो प्रीवियस ईयर है उसको बोलते हैं जो फाइनेंशियल ईयर होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब जो असेसमेंट ईयर है उससे इमीडिएट पीछे वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रीवियस ईयर बोल देंगे। प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि भाई अगर एक बिजनेस या फिर प्रोफेशन नया सेटअप किया गया है या फिर एक नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट हुआ है इन द सैड फाइनेंशियल ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फिर जो प्रीवियस ईयर रहेगा दैट विल बी द पीरियड बिगनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। अब जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है 2022-23 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो कोई नया बिजनेस या फिर प्रोफेशन सेटअप किया गया है या फिर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ है, अब 2022-23 अगर फाइनेंशियल ईयर है तो मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक की बात की जा रही होगी। यही हमारा फाइनेंशियल ईयर बनेगा भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब मान लो कि भाई यहाँ पे जो नया बिजनेस सेटअप किया गया वो किया गया नवंबर के अंदर, 29 नवंबर 2022 के अंदर जो है हम लोगों को नया बिजनेस अगर सेटअप होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, तो इस केस में हम लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो प्रीवियस ईयर है दैट विल बी द पीरियड जब वो बिजनेस जो है वो सेटअप किया गया गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है प्रीवियस ईयर विच विल बी द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2023-24 इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो इस केस में अगर नया बिजनेस सेटअप किया गया है तो फिर उसके केस में जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या होगा, 2022-23 को ही हम लोग क्या मान लेंगे, प्रीवियस ईयर मान लेंगे, बिकॉज इट इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जब प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है दोनों को सेम माना जाएगा। तो क्या कुछ वो एक्सेप्शंस हैं, जब भी एक इंडिविजुअल को इनकम होती है फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स एंड अंडर एज पर सेक्शन 172। इसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया को परमानेंटली छोड़ के चले जाते हैं या फिर लंबे टाइम के लिए इंडिया से चले जाते हैं, तब भी जो प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम रहेंगे। आफ्टर दैट अगर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जो असेसमेंट की जा रही है दैट इज डन फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच आर फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब ये कुछ ऐसी एंटिटीज है जिनको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था, बाद में इनको डिसॉल्व कर दिया गया जब वो जैसे ही वो पर्पज फुलफिल होता है, और उनको जब डिसॉल्व किया गया वो डिसॉल्व कर दिया गया विद इन द सेम प्रीवियस ईयर। तो वहां पे जो प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम रहेगा भी। इसके अलावा असेसमेंट जब भी ऐसे पर्सन्स की जाएगी जिनके ऊपर बैंक को डाउट है कि भाई वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है उन्होंने सो दैट कि वो टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड कर लें, उस केस में भी प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम हो जाएगा भी। इसके अलावा जब भी ऐसी इनकम की असेसमेंट की जा रही है विच इज़ इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में अगर किसी बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था तो वहां पे भी हम लोग प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है उनको सेम मान लेंगे, क्योंकि वहां पे फिर वो क्लेम कर लेगा ना बिजनेस एंटिटी कि मेरा तो बिजनेस ही बंद हो गया, मैं क्यों टैक्स दूं। तो उस केस में फिर प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम हो जाएंगे गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब देखिए गाइस, रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल की जो टैक्सेबिलिटी है, कितना उसको टैक्स देना है या फिर नहीं देना है,
जो इनकम वो फॉरेन में अर्न कर रहा है उसके ऊपर टैक्स देना है या फिर इंडिया में अर्न कर रहा है उसके ऊपर टैक्स देना है, ये डिपेंड करेगा उसके रेजिडेंसी स्टेटस के ऊपर भी। अब एक इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है कि इंडिया का सिटीजन तो हो बट ही मे नॉट बी अ रेजिडेंट एज पर द इनकम टैक्स गाइडलाइन गाइस। अब कब एक इंडिविजुअल को जो है रेजिडेंट बोला जाएगा एज पर द इनकम टैक्स गाइडलाइन? सो ये जो दो कंडीशंस हैं इन दोनों में से कोई एक कंडीशन इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी एक इंडिविजुअल को जो है वो रेजिडेंट बोला जाएगा भाई। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल है ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर ऑफ 182 डेज और मोर, 182 दिन या फिर इससे ज्यादा पीरियड के लिए वो इंडिया में रहे। इसके अलावा वो इंडिया में जो दूसरी कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि भाई वो इंडिया में रहे इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जो पिछले इमीडिएट पिछले वाले जो 4 साल हैं उनमें से एटलीस्ट 365 डेज के लिए वो इंडिया में रहा हो या फिर इससे ज़्यादा पीरियड के लिए इंडिया में रहा हो पिछले 4 साल के अंदर, और साथ ही साथ 60 दिन या फिर इससे ज़्यादा पीरियड के लिए वो इंडिया में रहे इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, जब उसको जो है वो हम लोगों को असेस करना है गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों को इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब हम लोगों को एक अमेंडमेंट देखने के लिए मिलती है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर, जब ये बोला जाता है कि भाई ऐसे इंडिविजुअल जो कि इंडिया के सिटीजन हैं और वो किसी और कंट्री के अंदर किसी भी तरह का टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उनको भी जो वो रेजिडेंट बोला जाएगा अगर उनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है और वो किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी उनके अगेंस्ट अराइज नहीं हो रही है इन एनी ज्यूरिसडिक्शन गाइज, तो उनको भी हम लोग क्या बोल देंगे, रेजिडेंट बोल देंगे भी। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तब एक इंडिविजुअल को जो है रेजिडेंट बोला जाएगा। और 2020-21 में ये जो अमेंडमेंट हुई इसके बाद से ऐसा इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन तो है और वो किसी और कंट्री के अंदर जो है वो अपनी अगर टैक्स नहीं दे रहा है और उसकी जो इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको भी फिर हम लोग जो है वो रेजिडेंट बोलेंगे एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस गाइस, ठीक है, मतलब एज पर द टैक्स गाइडलाइंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 गाइस। आफ्टर दैट अगर ये कंडीशंस मीट नहीं होती हैं तब क्या होगा, तो फिर एक कंडीशन को एक इंडिविजुअल को हम लोग जो है वो नॉन रेजिडेंट बोलेंगे गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेजिडेंट को हम लोग जो कब एक रेजिडेंट जो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाता है अभी। तो देखिए एक इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है इंडिया का लास्ट 2 साल मतलब पिछले 10 साल में से एटलीस्ट 2 साल में वो इंडिया का रेजिडेंट स्टेटस उसके पास है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोल देंगे। और साथ ही साथ वो जो है वो लास्ट 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स में एटलीस्ट 730 डेज के लिए इंडिया में रहा होना चाहिए। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो हम एक रेजिडेंट को क्या बोल देंगे, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोल देंगे गाइस। सो इफ दीज कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट तो है बट ही इज नॉट द ऑर्डिनरली रेजिडेंट गाइस, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो एक रेजिडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोल देंगे। और अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उस केस में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल को बोला जाएगा भाई। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग टैक्सेबिलिटी की बात करें कि किस तरह से टैक्स जो लगाया जाता है इन रेजिडेंट्स या फिर रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के ऊपर, तो देखिए जो रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं दोनों ही केसेस के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है चाहे वो इंडिया में है चाहे आउटसाइड इंडिया है, हर तरह की इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो वहाँ पे जो टैक्स है दैट नॉट विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया ऑन द फॉरेन इनकम। मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर कोई रेजिडेंट तो है बट ही इज नॉट एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट तो दोनों ही केसेस के अंदर जो टैक्स लगाया जाएगा वो उसकी इंडियन इनकम के ऊपर ही लगाया जाएगा, जो उसने फॉरेन में इनकम अर्न कर रखी है उसके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा गाइस। अब यहाँ पे हम लोगों को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है जो हम लोगों को ये इंश्योर करता है कि एक इंडिविजुअल को कहीं 2 जगह टैक्स ना देना पड़ जाए। वो एक इंडिविजुअल है जो कि यूके में भी टैक्स दे रहा है और इंडिया में भी टैक्स दे रहा है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का यूज करते हैं अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। तो देखिए गाइज
5 हेड्स ऑफ इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ से कि इंडिविजुअल जो इनकम अर्न करेगा और उसके ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जाएगा वो डिपेंड करेगा इन हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर भी। तो कौन कौन से 5 हेड्स ऑफ इनकम है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में भी। अब देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 15, 16 और 17 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ये डील करते हैं विद दिस पर्टिकुलर हेड गाइस। अब सेक्शन 15 जो स्पेसिफाई करता है कि जो सैलरी है दैट विल बी टैक्सेबल व्हेन इट्स ड्यू, पेड और पेड बिफोर इट्स ड्यू। मतलब एक सैलरी जो पे होने वाली है या फिर पे कर दी गई है या फिर अभी ड्यू थी, मतलब 2 महीने की सैलरी एक ही महीने में पे कर दी गई है, तो हर तरह की उस सैलरी के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा अंडर द दैट सैलरी विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशंस, एन्युटी, ग्रेच्युटी, फी, कमीशन एंड profit, leave encashment, annual accretion and contribution to recognized provident fund and employee pension account. So these all will be the part of income from salary. इसके अलावा अगर एरियर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी। अब एरियर का मतलब क्या है कि मान लो 2023 में आप लोगों की जो इंक्रीमेंट होनी थी वो ही 2026 के अंदर, तो जो इंक्रीमेंट होकर पैसा मिलना था वो अगर आप लोगों को नहीं मिला है और वो एरियर जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियर बोल देते हैं। तो अगर सैलरी के अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का एरियर भी एड ऑन होकर मिल रहा है, मतलब 2023 से 26 तक का जो पैसा है वो आप लोगों को इकट्ठा मिल रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके अलावा अ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड सैलरी अंडर दिस एक्ट। तो अगर एक हम लोगों को पार्टनरशिप में कोई फर्म देखने के लिए मिल रही है, वहां पे अगर पार्टनर को प्रॉफिट रिसीव हो रहा है तो उसको हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे भी। सो दिस इज फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भाई। अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डील करता है सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 गाइस। अब यहाँ पे किस तरह की इनकम को कंसिडर करेंगे? सो रेंटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी अदर देन सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब अगर कोई राम नाम का इंडिविजुअल है, वो एक घर है उसके पास जहाँ पे वो खुद रह रहा है, ठीक है, इसके अलावा उसके पास एक और प्रॉपर्टी है जहाँ से उसको रेंटल इनकम आ रही है, तो जो रेंटल इनकम आ रही है इस राम को, वो रेंटल इनकम जो कंसिडर की जाएगी एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गाइज। अब यहाँ पे ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इस इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन भी अलाउ की गई है फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से जो टैक्सेस की पेमेंट करनी है उसको जब निकाल देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर डिडक्शन जो है अलाउ की गई हैं। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोगों को 30% की देखने के लिए मिलती है, बट वहाँ पे कोई और एक्सपेंस जो काउंट नहीं होगा जैसे रिपेयर वगैरह। इसके अलावा अगर हम लोगों ने जो होम लोन ले रखा था तो उसका जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी हम लोग जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं गाइज। अब अगर जो बिल्डिंग है उसका पोर्शन यूज किया जाता है फॉर द बिजनेस पर्पज, मतलब ये जो बिल्डिंग है इसको बिजनेस पर्पज के लिए अगर यूज किया जा रहा है तो फिर इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन विच इज अनदर हेड ऑफ इनकम। उसको फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हम नहीं मानेंगे गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड हेड के बारे में, विच इज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन। अब देखिए सेक्शन 28 से 24 जो है इनकम टैक्स एक्ट के, वो डील करते हैं इस पर्टिकुलर हेड के साथ में। यहाँ पे जो टैक्स चार्ज किया जाएगा दैट इज चार्ज अंडर सेक्शन 28। इसीलिए जो प्रॉफिट या फिर इनकम रिसीव होगा बाय अ पार्टनर इन अ फर्म इज चार्जेबल इन दिस हेड गाइज। मतलब पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है एक इंडिविजुअल के द्वारा तो दैट प्रॉफिट विल बी चार्ज अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन भी। अब यहाँ पे बिजनेस पर्सन जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स प्रॉफिट और इनकम, या फिर प्रोफेशनल इनकम जैसे लॉयर, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जाएगी दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन भी। अब ये जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट के अंदर अलाउ किया गया है कि डिडक्शंस जो है वो क्लेम की जा सकती हैं फॉर वेरियस बिजनेस एक्सपेंसेस। जैसे अगर एक लॉयर है, उसने अपना ऑफिस का जो ऑफिस जहाँ पे बना रखा है उसका रेंट देना है, उसने कुछ असिस्टेंट रख रखे हैं उनको सैलरीज देनी है, उसने रिपेयर करवानी है, इंश्योरेंस करवानी है, या फिर डेप्रिशिएट उस जो बिल्डिंग है उसकी जो
कॉस्ट है वो डिप्रिशिएट होती हुई देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को, तो इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो डिडक्शंस है वो क्लेम की जा सकती हैं गाइस, ठीक है। सो दीज आर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स भी। अब देखिए सेक्शन 45 जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट या फिर गेन जब भी एक इंडिविजुअल को अराइज होगा फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। सिंपल सी बात क्या समझनी है आप लोगों ने कि भाई अगर हम लोग किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो प्रॉफिट या फिर गेन अराइज होगा दैट प्रॉफिट और गेन विल बी चार्ज अंडर द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी। अब दिस इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन for which the capital asset was holded by the customer before the immediate date of transfer guys, ठीक है। अब जो मनी और एसेट रिसीव हुआ है फ्रॉम द इंश्योरर to the SSC in the previous year on the account of natural disaster is also taxable under this act। अब जैसे मान लो कोई घर था, एक इंडिविजुअल था, उसका घर था, कोई नेचुरल डिजास्टर आया, वो घर जो था वो वहाँ पे जो था वो उस घर का हम लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो लॉस देखने के लिए मिले, ठीक है। मान लो कोई बाढ़ आई, वो घर जो है बह गया उसके अंदर। अब अगर एक इंडिविजुअल ने उसकी इंश्योरेंस करवा रखी थी और उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उस इंडिविजुअल को अगर जो क्लेम है वो दिया जा रहा है तो दैट क्लेम विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन गाइस, ठीक है। तो उस इनकम के ऊपर भी टैक्स जो लगाया जाएगा बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गाइस, ठीक है। सो दिस इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ हेड ऑफ इनकम है दैट इज इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज भी। अब देखिए सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 59 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील करते हैं विद द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब यहाँ पे वो सभी सोर्सेज इंक्लूड होंगे विच वर नॉट कवर्ड अंडर द 4 हेड्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट आप लोगों को बैंक के डिपॉजिट के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं, उस एफडी के ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप लोगों को डिविडेंड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिविडेंड प्रोवाइड किया जा रहा है दैट विल बी अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और रॉयल्टी इनकम हो रही है, आप लोगों ने कोई लॉटरी खेली, लॉटरी में आप लोग जो है वो जीत गए, वहां से जो पैसा आया दैट विल बी अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप लोगों को गिफ्ट रिसीव हुआ, ठीक है, किसी और से, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी। तो ये हम लोगों ने 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात कर ली। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इनकम आप लोगों के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर। अब देखिए इनकम टैक्स स्लैब्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर जो स्लैब सिस्टम है वो हम लोगों को एक प्रोग्रेसिव स्लैब सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जैसे जैसे इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का बर्डन भी इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो इंक्रीज होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अभी। अब जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हर बजट के अंदर लगभग जो टैक्स है, टैक्स स्लैब्स हैं, उसके अंदर चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। 3 तरह के इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स और रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स। इंडिविजुअल कौन हो जाएंगे जिनकी एज 60 साल से कम है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन कौन हो जाएंगे जिनकी एज 60 से 80 साल के बीच में है, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन कौन हो जाएंगे जिनकी एज 80 साल या फिर इससे ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है अभी, ठीक है। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमारी जो सेक्शन 115 है, सेक्शन 115 BAC है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर्स हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर न्यू टैक्स रिजीम या फिर वो ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ भी जुड़े रह सकते हैं गाइज। अब ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन द यूनियन बजट ऑफ 2020 बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फॉर प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज अ चॉइस टू pay the taxes at a lower rate of interest guys without claiming any kind of deductions। मतलब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और जो इंडिविजुअल्स थे उनको ये चॉइस दे दी गई कि भाई आप लोग जो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को कम टैक्स रेट जो पे करना पड़े, कम रेट के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो पे करने पड़ेंगे, बट हाँ यहाँ पे आप लोगों को डिडक्शंस फिर जो है वो बहुत ही कम जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी गाइस, ठीक है। विदाउट क्लेमिंग मतलब आप लोगों को डिडक्शंस क्लेम करने का यहाँ पे जो है अवसर ही नहीं दिया जाएगा। इस अकॉर्डिंग जो ये न्यू टैक्स रिजीम थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो टैक्स स्लैब्स को डिस्कस कर लेते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एंड असेसमेंट ईयर 26-27 गाइस, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे अगर इंडिविजुअल, अगर न्यू टैक्स रिजीम की हम अगर बात करें तो 4 लाख रुपए तक अगर इंडिविजुअल की इनकम है तो किसी भी तरह का टैक्स जो है उससे नहीं लिया जाएगा। 4,01,000 से 8 लाख तक अगर इनकम है तो 5% का टैक्स रेट उसको जो है वो बियर करना पड़ेगा। 8 लाख से अगर 12 लाख के बीच में इनकम है तो 10% का टैक्स रेट जो है उसको बियर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 24 लाख रुपए से ज्यादा हम लोगों को इंडिविजुअल की इनकम देखने के लिए मिल रही है तो 30% जो है वो हम लोगों को यहाँ पे टैक्स रेट देखने के लिए मिल रहा है गाइस। सो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है इनकम टैक्स स्लैब के बारे में कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल वो कितना टैक्स रेट जो है उसको बियर करना पड़ रहा है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सरचार्ज के बारे में। अब देखिए गाइस सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं सरचार्ज भी। अब देखिए अगर एक इंडिविजुअल की जो टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है तो 10% जो सरचार्ज है वो लगाया जाएगा। अगर ये टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% जो सरचार्ज लगाया जाएगा। अगर ये टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड करती है तो 25% फिर सरचार्ज जो है वो लगाया जाएगा। एक्सेप्ट, अब यहाँ पे एक्सेप्शंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं कि भाई जो ऐसी इनकम विच इज अंडर सेक्शन 111A, 112, 112A एंड डिविडेंड इनकम, तो इन केसेस के अंदर जो सरचार्ज है उसको कैप कर दिया गया है एट मैक्सिमम ऑफ 15% गाइज। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में। अब देखिए जो सेस है वो लगाया जाता है जो आप लोगों की टैक्सेबल इनकम है प्लस सरचार्ज दोनों को ऐड करके हम लोग जो है वो सेस लगाएंगे। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना देखने के लिए मिल रहा है? 4% इज द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस लगाया क्यों जाता है? सो दैट जो अंडर डिप्राइव्ड सेक्शन या फिर हमारे जो कुछ ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो है सेस लगाया जाता है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। अब देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउ की जाती हैं। जैसे सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपीस तक की जो डिडक्शंस है वो अलाउ की जाती हैं। सेक्शन 80D के अंदर भी डिडक्शंस अलाउ की जाती हैं। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 हम लोगों को देखने के लिए मिलती है फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम भी। अब यहाँ पे जो टैक्स स्लैब रहता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ इंडिविजुअल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन इंडिविजुअल्स के बारे में जिनकी एज 60 साल से कम है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का जो पार्ट बनते हैं भी। अब उन इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए अगर हम लोग देखें तो अगर इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% जो टैक्स देना है। 5 लाख से अगर 10% के बीच में इनकम है तो 20% टैक्स देना है। अगर 10 लाख से ज़्यादा की इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है तो 30% जो है टैक्स रेट रहेगा यहाँ पे भी। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल की इनकम हम लोगों को जो है वो 60 से 80 साल के बीच में देखने के लिए मिल रही है, जिनको हम लोग सीनियर सिटीजन बोल रहे हैं, तो अगर इनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख तक है तो 5% टैक्स देना है। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% जो हो टैक्स देना है। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा अभी। इसके अलावा अगर हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करें जिनकी एज 80 ईयर से ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है तो उनकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% जो टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है तो 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि कितना जो है वो हम लोगों को टैक्स स्लैब्स किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस के बारे में। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हम लोगों को जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो देखने के लिए मिलती है 4 लाख रुपए की। मतलब कोई भी टैक्स लेवे नहीं किया जाएगा उन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के ऊपर एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस के ऊपर जिनकी इनकम 4 लाख रुपए तक हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। मतलब उनकी एज कितनी है इसका कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। तो 4 लाख रुपए तक का जो टैक्स, 4 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो रिबेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा अंडर सेक्शन 87A। कितने अमाउंट का? फुल रिबेट ऑफ अप टू ₹60,000 इज अवेलेबल फॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। ये ध्यान में रखना है अभी, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को जो है 60,000 रुपए तक का फुल रिबेट दिया जाएगा विद टैक्सेबल इनकम अप टू, अगर उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख रुपए तक है या फिर 12,75,000 है फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल, क्योंकि 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सैलरीड इंप्लॉइज को जो है वो अलाउ की जाती है अभी। तो इफेक्टिवली अगर हम लोग देखें
तो 12 लाख या फिर 12,75,000 रुपए की इनकम सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो है वो टैक्स फ्री कर दी गई है। मतलब सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री है, और बाकी इंडिविजुअल जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उनके लिए 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है दैट इज टैक्स फ्री गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट ओल्ड टैक्स रिजीम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जेम्पशन लिमिट है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एज। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है वो भी एज के ऊपर बेस्ड है, और जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी एज के ऊपर ही बेस्ड है। सो इंडिविजुअल जिनकी एज 60 साल से कम या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो बिलोंग करते हैं उनके केस में एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए रखी गई है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से 80 साल के बीच में है, ये एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए रखी गई है। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है, ये एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 87A जो रिबेट ऑफर किया जाएगा वो 12,500 रुपए तक का जो फुल रिबेट है वो ऑफर किया जाएगा टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए तक है। इफेक्टिवली हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई जो 5 लाख रुपए तक की इनकम है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर उसको टैक्स फ्री हम लोग जो है वो देख पाते हैं गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस तरह की कॉमन एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस ऐसी हैं जो कि अलाउ नहीं की जाती हैं अंडर द न्यू टैक्स रिजीम भाई। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन और एग्जम्पशंस हैं जो कि अलाउ नहीं की गई हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डेली एक्सपेंस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रीलोकेशन अलाउंस, हेल्पर्स अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, other special allowance, professional tax, interest on the housing loan, deductions under chapter 6A that is ATC, ATD, ATB and so on except section 80CCD clause 2 guys. So ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि these are the deductions and exemptions which are not allowed under new tax regime भी। आफ्टर दैट कौन कौन सी वो डिडक्शंस हैं जो अलाउ की गई हैं अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, कन्वेंस अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रेवलिंग टू वर्क, इन्वेस्टमेंट अगर की जा रही है नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर सेक्शन 80CCD क्लॉज 2, इसीलिए यहाँ पे इसको एक्सेप्शन माना गया था बिकॉज इट इज अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम भी, इसके अंदर जो डिडक्शन रहती है। इसके अलावा डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर द सेक्शन 80JJA। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन, किसी भी तरह का अलाउंस अगर मिल रहा है एम्प्लॉय को फॉर ट्रेवलिंग या फिर ट्रांसफर। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी। सो पहले ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी था ये अलाउ नहीं किया जाता था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, बट नाउ इट इज बीइंग अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स रिजीम भाई। तो ये हम लोगों ने उन डिडक्शंस के बारे में बात कर ली विच आर अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम गाइज। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू द इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर and assessment year. Consider the following statements. Income tax return is a form through which an assessee files the information about his or her income and tax payable income to the income tax department. Next is financial year refers to the year in which the income is assessed and taxed. Assessment year is the year immediately following the financial year in which the income earned during the financial year is टेक्स्ट एंड असेस्ड। ये हमारा यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट, इनको आप लोग 1 2 3 4 कर लेंगे भी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इनकम अर्नड बिटवीन 1 अप्रैल 2021 एंड 31 मार्च 2022 बिलोंग्स टू द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 एंड असेसमेंट ईयर 2022-2023 guys. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1 2 3 and 4 भाई। What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1 3 and 4 only। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर रेफर्स टू द ईयर इन विच द इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स्ड। नहीं भी, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर हो जाता है जिस ईयर के अंदर इनकम को अर्न किया जाता है, और जिस ईयर में इनकम को जो है वो असेस और टैक्स किया जाता है दैट इज असेसमेंट ईयर गाइस। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस इनकम्स आर करेक्ट। इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट is taxable under income from other sources. Income from the sale of house is taxable from income from house property. Income from the sale of shares is taxable under capital gains. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3 by. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only by. So यहाँ पे first statement क्या बोल रही है, income from the interest earned on fixed deposit is taxable from
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस इज टैक्सेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नहीं भी, दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट और थर्ड हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती हैं। सो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन बन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी गाइस, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हेयर। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं रेंटल इनकम को गाइस। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 15 of the income tax act. Statements are salary is taxable when it becomes due regardless of whether it has been paid or not. Statement 2 क्या बोल रही है, salary is taxable when it is paid even if it is not yet due, that is advance salary. Statement 3 क्या बोल रही है, arrear of salary received during the previous year are not considered part of taxable salary. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, only 2 and 3, only 1 and 3 या फिर 1, 2 and 3. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is only 2 and 3 guys. ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट 2 और जो 3 है ये बिल्कुल, हमारी पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट बिकम्स ड्यू रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैज बीन पेड और नॉट। ठीक है, तो नहीं भाई, दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। तो हमारी मतलब अगर हमारी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारी जो ड्यू सैलरी रहती है वो टैक्सेबल रहती है। नेक्स्ट इज सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज पेड इवन इफ इट इज नॉट येट ड्यू, मतलब अगर एडवांस सैलरी है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है, एरियर ऑफ द सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ टैक्सेबल सैलरी गाइज। तो नहीं भी, जो एरियर है उसको भी हम लोग टैक्सेबल सैलरी का ही पार्ट मानते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। अब पहली और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर गाइज। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही कर लेंगे भाई। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत देखने के लिए मिल रही है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द विद रेफरेंस टू एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम, consider the following statements. Leave travel allowance and house rent allowance are not allowed. Interest on the housing loan under section 24 is allowed under the new tax regime. Deductions under chapter 6A such as ATC, ATD are not allowed except section ATCCD clause 2. Professional tax and children allowance tax are not allowed as deduction. So your options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 B. What should be the right answer? The right answer here will be option number B guys, that is 1, 3 and 4 only. अब देखिए, लीव ट्रेवल अलाउंस जो है अलाउ नहीं किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ATC, ATD आर नॉट अलाउड, बिल्कुल सही बात है। प्रोफेशनल टैक्स और जो चिल्ड्रन अलाउंस टैक्स हैं वो भी अलाउ नहीं किए गए हैं एज अ डिडक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजीम। बट यहाँ पे जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24 इज अलाउड, नहीं भी, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन हियर। नेक्स्ट इज with reference to the new tax regime and old tax regime, consider the following statements. Under the new tax regime, no tax is levied on the income up to rupees 4 lakh for all individuals and specified entities regardless of the age. Under section 87A in the new tax regime, the rebate is available up to rupees 60,000 for resident individuals with taxable income up to rupees 12 lakh. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर इज 2,50,000. अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम इनकम अप टू रुपीज 5 lakh becomes tax free due to rebate under section 87A. So which of the above statements are correct here? Options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 by. What should be the right answer? The right answer will be option number B here, that is 1, 3 and 4 only. अब second statement क्या बोल रही है यहाँ पे, under section 87A in the new tax regime rebate is available up to rupees 60,000 for resident individual with taxable income up to 12 लाख रुपीज। नहीं भी, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही हम लोगों को यहाँ पे जो है बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रही है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। सो ये हम लोगों ने बात कर ली टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर एडुटैप, रिगार्डिंग योर JIB कोर्सेज, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर लें। यहाँ पे कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग जो है वो सबसे पहले तो एक ट्रायल कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं जो कि ₹1 में सिंपली आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को 24 घंटे के लिए कंप्लीट एक्सेस दिया जा रहा है JIB के कंप्लीट मास्टर कोर्सेज का, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो प्रिपरेशन है आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली करवाई जाती है अभी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ट्रायल कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर द कंप्लीट मास्टर कोर्स एज वेल, जिसके अंदर आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी चारों कंपोनेंट्स की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, ठीक है, जो कि 15 से 20 मिनट की रहेंगी और एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। और अभी के लिए जो आप लोगों को लाइव क्रैश कोर्स दिख रहा है, इसका एक्सेस भी मास्टर कोर्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है अभी। अलॉन्ग विद दिस रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स, आप लोग जो कंटेंट है उसको सही से प्रैक्टिस कर पाए उसके लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइज। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है तो यहीं पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे भी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों को जो है वो 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और हमारे जो सॉल्व्ड PYQs हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग एक बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग 120 आवर्स भी डिवोट नहीं करना चाहते, आप लोग चाहते हैं कि जस्ट 60 आवर्स के अंदर आप लोगों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, तो सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं उसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल अगर आप लोग जस्ट 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी इवैल्यूएशन करनी है, तो टेस्ट सीरीज में सिंपली खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।